दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाने पर आती है तो रूह तक कपा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ पर ट्रेस हुआ था, जमीन से हजारों फीट ऊपर। इस प्लेन में जो पैसेंजर बचे रह गए थे, उनके पास खुद की जान बचाने के लिए ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। उनके पास अपनी ही फैमिली मेंबर्स या यार दोस्तों का मांस खाना ही एकमात्र ऑप्शन था। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन इस कहानी को सुनकर अच्छे की रूह कांप जाती है। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर सन 1972 को, जब साउथ अमेरिका के एक देश से चैरिटी फ्लाइट उड़ान भरता है, जिसको चीनी देश की राजधानी में पहुंचना था। इस प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें एक ही परिवार के सदस्य एवं उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे। इस फ्लाइट को लगभग 3 घंटे में अपना सफर पूरा करना था, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज पर्वत की पर्वतमालाओं को पार भी करना था। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब निकलता है, जिसकी वजह से फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के एक शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहाँ रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी तो ये थी कि मौसम अभी भी पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट पर पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका था। इस वजह से उसे पूरा आइडिया था कि एंडीज पर्वत की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से मंजिल तक पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का रास्ता और शेष था। पायलट को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो 1 घंटे में सभी यात्रियों को सही सलामत मंजिल तक पहुँचा देगा। अभी ये प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और धीरे धीरे एंडीज पर्वत की पहाड़ियों को पार करता हुआ जा रहा था। लेकिन आगे चल के मौसम और भी ज्यादा खराब होता गया, जिस वजह से आगे रूट की विजिबिलिटी और कम होती जा रही थी। अगर मौसम साफ होता तो पायलट अपने आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट पे ही निर्भर था, क्योंकि पायलट को पता था कि अब वह 1 घंटे में मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। इसलिए वो अपनी लोकेशन का पालन करते रहे। और जब 1 घंटे बाद पायलट को लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा, जी हाँ, मैंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, क्योंकि वहाँ भी विजिबिलिटी कुछ खास नहीं थी। इसलिए एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की अनुमति दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन की ऊंचाई को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले जाओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगता है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को वापस ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की सारी सीटें यात्रियों सहित हवाओं में उड़ जाती हैं। इस टकराव के कारण प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से डिसबैलेंस होकर प्लेन की दूसरी विंग्स भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर से टकराता है और प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में अभी तक मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में हैं और उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो इस समय कहाँ पर हैं। ये प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की पहाड़ियों में बिखरा पड़ा है। इस प्लेन पर सवार यात्री क्या इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या क्या होने वाला है, कि कैसे ये वीरान एंडीज की कहानी इन लोगों पर कहर बनकर बरसने वाली है। इसकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था जिसके सर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला जाता है। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था
और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं था और उन्हें अंधेरा होने से पहले नहीं बचाया गया तो इन बर्फीली पहाड़ियों में रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू टीम के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाज़ों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ पर सफ़ेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन का भी रंग सफेद ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर के लिए रेस्क्यू टीम ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया। बचे हुए ये पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि जैसे तैसे वो रात काट लें, कल तो उन्हें कोई न कोई बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में एक शेल्टर बनाया जिसमें उन्होंने रात गुजारी। ये रात उनके लिए बहुत भयानक रात होने वाली थी, क्योंकि आज की रात इन्हें 30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई न कोई बचाने जरूर आएगा। इस उम्मीद में इस रात को कैसे भी करके काट ही लेंगे। लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाए और अब बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन सुबह ही 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और रेस्क्यू टीम के 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी, क्रैश हुए प्लेन का रंग भी सफेद था और बर्फ का भी, जिस कारण से रेस्क्यू टीम के प्लेन बार बार ऊपर से निकलने के बावजूद भी उन पैसेंजर्स को नहीं देख पा रहे थे। पैसेंजर नीचे से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन भला उनकी आवाज रेस्क्यू टीम तक कैसे पहुंच सकती थी। पैसेंजरों ने रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि इतनी कम लिपस्टिक से लिखा गया इतना छोटा सा SOS शायद रेस्क्यू टीम को दिखाई नहीं देगा। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि आसमान से रेस्क्यू टीम को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज गुजरे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी इन्हें नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर सन 1972, उस दिन का हाल भी कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन अब इन यात्रियों को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस गए हैं। मदद कब तक आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से प्लेन में मौजूद चीजों से सरवाइव करने की तकनीकी बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को कोमा में गया हुआ यात्री अचानक से उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद नहीं मिल पा रही है। प्लेन में जो खाना था वो भी सब खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी भी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख प्यास और असहनीय ठंड को सहते सहते अब इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके हैं। रेस्क्यू प्लेन आते हैं और इनके ऊपर से निकलकर चले जाते हैं और उधर 8 दिनों बाद ये सर्च अभियान रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को भी 2 महीने के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। ऑफिसर्स को ये लगने लगा था इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके हैं। इधर यात्रियों को प्लेन के मलबे से एक रेडियो मिला। जब एक यात्री ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज चल रही थी और बताया जा रहा था कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने उस यात्री के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उन्हें खोजे जाने की एक उम्मीद भी थी, लेकिन अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अब यात्रियों को ये लगने लगा था कि यहाँ पर उनकी मौत निश्चित है। अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या फिर उनका डट कर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचाने की कोशिश की और सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो करना कि जो इतिहास में किसी ने भी नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर रूह तक कांप जाएगी। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने ही फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी
आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते थे। लेकिन क्रैश के 16 दिन के बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दे दिया। वो रात में सो रहे थे। अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से एक बर्फ का मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। भारी मात्रा में टूटे हुए मौजूद बर्फ के टुकड़े ने इस प्लेन को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन उस बर्फ के टुकड़े के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी और दम घुटने की वजह से 8 और लोग वहीं दम तोड़ देते हैं और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे थे। लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दब चुके थे। इस बर्फ से बाहर निकलने के लिए इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो चुका था कि अब अगर इससे ज्यादा टाइम तक यहाँ रहे तो सारे लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि अब इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। इन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे। इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम भी नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कि कम चोटिल होने की वजह से इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और साथ में ही सर्दी से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े रख लिए। और प्लेन क्रैश के 30 दिनों बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम होने लगती है। तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे हिस्से पर पड़ती है। जब वो वहां जाकर उस मलबे के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें उसमें से खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रात थी, क्योंकि इस प्लेन के पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी भी मिली। उन्होंने सोचा क्यों न इस बैटरी को प्लेन की मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलो था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोरी के हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर इन बैटरियों के पास लाया जाए और उसे चालू करके देखा जाए। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। अब ये तीनों वापस फिर एक ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं उन्हें उस दिशा में कोई इंसान मिलेगा भी या नहीं। बस उनको ये लग रहा था कि उनको सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी। उन्हें ये उम्मीद थी कि 3 दिन के अंदर वो ये पहाड़ी पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ में 3 दिनों के लिए मांस और कपड़े रख लिए थे। उन्होंने सीट कवर्स को सिलकर एक बैग बनाया। दिन भर ये बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ पे चढ़ के रात को एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में खुले में रात गुजारना कोई मामूली बात नहीं है। चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें वो पता चला कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे हैं वो गलत दिशा थी, क्योंकि आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। चूँकि इनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इसलिए इन लोगों ने एक फैसला किया कि इन तीनों में से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से एक यात्री वापस लौट आता है और 2 यात्री आगे बढ़ते रहते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिन निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। ये उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिन चलने के बाद 20 दिसंबर सन 1972 को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ की 61 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद मांगने की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग कोई दूसरी भाषा बोलकर निकल गए। उस दिन भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगले दिन फिर नदी के किनारे इन यात्रियों को 2 लोग दिखे। इन्होंने उनसे मदद की गुहार फिर लगाई तो उन लोगों ने एक पत्थर से पेन और कागज को लपेटकर इनकी तरफ फेंका। इन यात्रियों ने अपने साथ हुई सारी घटना का व्याख्यान उस कागज पर लिखकर उन लोगों तक फेंका। यात्रियों द्वारा लिखे हुए पेपर को पढ़कर
वो लोग सारी घटना के बारे में समझ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यहाँ कुछ दिन पहले कोई जहाज क्रैश हुआ था और उस एरिया में पूछताछ के लिए लोग भी आए थे। लेकिन वो हैरान थे कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। जब इसकी सूचना शहर में रेस्क्यू टीम को मिली तो रेस्क्यू टीम आर्मी ऑफिसर के साथ क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर से पहुंचती है और 22 दिसंबर सन 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए यात्रियों को रेस्क्यू किया जाता है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।